आज के शो में सानेहा बल्दिया फैक्ट्री 5 साल मुकम्मल, लवाहिकीन इंसाफ के मुंतजिर। इस बल्दिया की फैक्ट्री से 10 करोड़ रुपए देने पर मालिक तैयार था, लेकिन लंदन से हुक्म आया कि इस फैक्ट्री के अंदर जो प्रॉफिट होता है उसमें 50% शेयर चाहिए, जिस पर वो राजी नहीं हुआ तो उसको ये धमकी दी गई कि तुम्हें हम जमीन पर ले जाएंगे। और उसके बाद गवर्नर हाउस में बैठकर मीटिंग हुई। गवर्नर हाउस में बैठकर ये दहशतगर्दों को अहकाम जारी किए गए कि इस फैक्ट्री के दरवाजे बंद करके फैक्ट्री को आग लगाई जाए। कमेटियां JIT तहकीकात में पेशरफ्त के दावे, नताइज क्या? अदालत रेड वारंट जारी करते अमार सिद्दीकी को वक्त आने पर अमार सिद्दीकी आकर अपने आप को अदालत में पेश करेगा और इंशाअल्लाह हम कानूनी और आईनी तौर पर हर तरीके से, इखलाकी तौर पर, मोराली तौर पर हम अमार सिद्दीकी को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं और उसकी कानूनी जंग लड़ना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। सानेहा बल्दिया में मुलव्विस मुल्जिमान को अंजाम तक कब पहुंचाया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूँ आपके साथ सैफान खान। 5 साल 11 सितंबर 2012 को, आज से 5 साल कबल, जब 260 अफराद जिंदा जल चुके थे बल्दिया फैक्ट्री में और 45 मिनट बाद वहाँ कहा जाता है कि फायर टेंडर आया। ये नाक़िस इंतज़ामी सहूलियात थी उस फैक्ट्री के अंदर की। पहले ये कहा गया कि हादसाती तौर पर आग लगी और उस हादसे के नतीजे में लगने वाली आग दरअसल इंतजामी सहूलियात के फुकदान की वजह से, जो फैक्ट्री के अंदर यानी एग्जिट डोर नहीं था, वहां पर कोई सेफ पैसेज नहीं था, इस वजह से फैक्ट्री के अंदर 260 अफराद जिंदा जल चुके थे। जब पहली FIR दर्ज हुई तो फैक्ट्री मालिकान, फैक्ट्री के मैनेजर, उसके अलावा दीगर जो फैक्ट्री के मुतल्लिका अफसरान हैं उनके खिलाफ ये FIR दर्ज हुई। और इसी तरह ये वाहिद केस मैं कह सकता हूँ, या शायद और केसेस भी हो, लेकिन 3 बार तहकीकात हो चुकी हैं। एक नहीं, 3 बार तहकीकात हो चुकी हैं। पहले जिस तरह मैंने कहा कि ये कहा गया कि हादसाती रिपोर्ट है, जिसमें FIA ने ये अंदाजा लगाया कि ये हादसा था। उसके बाद फिर एक और रिपोर्ट आई सामने और फिर एक रिपोर्ट जिस JIT के बुनियाद के ऊपर, जो आप देख भी रहे हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर एक नया चालान बनाया गया, जिसमें कहा यह गया कि पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी भी ये कहती है कि ये आग दरअसल हादसा नहीं थी, बल्कि ये आग अस खुद लगाई गई थी। और इस सिलसिले में सबूत भी ये दिए गए कि जिस तरह कहा गया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी, हादसाती तौर पर लगी, तो जिस जगह शॉर्ट सर्किट हुआ, यानी फर्स्ट फ्लोर का हवाला दिया गया था कि फैक्ट्री के फर्स्ट फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट हुआ और उस शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। लेकिन उस फर्स्ट फ्लोर में तो एक धागा भी जलकर राख नहीं हुआ। जो आग लगी थी वो तो ग्राउंड फ्लोर और तहखाने में लगी थी, और जहां पर लोग ये जिंदा जलकर हलाक हो गए थे। अब इस सूरत हाल में जब पहली फ्लोर में आग ही नहीं लगी तो हम कैसे कह सकते हैं कि हादसा रोनमा हुआ और फिर ये आग लगी? और फिर फॉरेंसिक एजेंसी के और भी सबूत सामने आए, जिसके बाद फिर एक और सबूत जो था वो रिजवान कुरैशी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुन का बयान सामने आया, जिसने बताया कि हम्माद सिद्दीकी ने कहा था कि आग लगाई जाए। और फिर फैक्ट्री मालिकान ने भी कहा कि उनको बाकायदा तंजीमी कमेटी के सरबराह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से कहा गया कि 25 करोड़ रुपए जमा कराएं, 25 करोड़ रुपए फैक्ट्री वाले मालिकान जमा कराएं, वरना फैक्ट्री को जला दिया जाएगा। ये पूरी सूरत हाल हमारे सामने, हमने देखा कि इस केस ने हादसे से एक सियासी रुख इख्तियार किया, लेकिन आज 5 साल बाद भी हम देख रहे हैं कि लवाहिकीन इंसाफ के मुंतजिर हैं। क्या उन वर्सा को उनके जो जायज़ हक है इंसाफ का वो मिला अब तक या नहीं मिला, ये हम समझेंगे। इसके पीछे वजह क्या है? क्या ये केस क्यों इतना देरी का शिकार, इतना देर से क्यों इस वक्त इसकी समाअत हुई? आज भी सिंध हाईकोर्ट ने अहकाम दिया, हुक्म दिया ATC को कि इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। और इसके साथ साथ जो वादे हुए उनके साथ, क्या वो वादे वफा हुए? वफाकी हुकूमत ने वादे किए, सिंध हुकूमत ने वादे किए और दीगर प्राइवेट एंटिटीज ने वादे किए, क्या वो वादे वफा हुए? ये भी हम जानेंगे। आज प्रोग्राम करेंगे 5 साल बाद सानिया बल्दिया, 260 जिंदा जल जाने वाले अफराद, उनके लवाहिकीन क्या कहते हैं, ये भी आपको सुनाएंगे। इस ब्रेक के बाद बेनकाब में मेरे साथ रहेगा। इस
बल्दिया की फैक्ट्री से 10 करोड़ रुपए देने पर मालिक तैयार था, लेकिन लंदन से हुक्म आया कि इस फैक्ट्री के अंदर जो प्रॉफिट होता है उसमें 50% शेयर चाहिए, जिस पर वो राजी नहीं हुआ तो उसको ये धमकी दी गई कि तुम्हें हम जमीन पर ले जाए। और उसके बाद गवर्नर हाउस में बैठकर मीटिंग हुई। गवर्नर हाउस में बैठकर ये दहशतगर्दों को अहकामात जारी किए गए कि इस फैक्ट्री के दरवाजे बंद करके फैक्ट्री को आग लगाई जाए। बल्दिया टाउन के वागे में आग लगाने से लेकर कॉम्पनसेशन तक मेरा कोई वास्ता नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं। रहमान की आप बात कर रहे हैं, ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ, नेवर बीन पार्ट ऑफ पीएसपी। हम कैटेगोरिकली उसको जो है वो बिल्कुल डिनाई करते हैं। अभी तो मेरा ताल्लुक पीएसपी से। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवाल उठा रहे हैं हम। सानिया बल्दिया के हवाले से 5 साल मुकम्मल हुए। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब ख्वाजा नवेद साहब, जो कि सीनियर कानूनदान है, माहिर कानून है। खुर्रम शेख जमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। कुछ ही देर में नासिर शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हमें ज्वाइन करेंगे, और कोशिश होगी कि जो मुतासरीन है सानिया बल्दिया के इस पूरे एपिसोड के, उनसे हम जान सके कि उनको अब तक उनके वादे पूरे हुए या नहीं हुए। खुर्रम शेख जमान साहब, हम अभी बात भी शो से पहले कर रहे थे रोहिंग्या मुसलमानों पर, हम उन पे जो मजालिम हो रहे हैं उन पर रो रहे हैं, और बड़ी सही बात है, उस पर हक है, हम इस वक्त हमें उठाना चाहिए मुसलमान की हैसियत से, इंसान की हैसियत से। लेकिन ये 260 जिंदा लोग जो जला दिए गए, इस पर 3 बार तहकीकात हुई, हतमी नतीजा अभी तक नहीं निकल सका 5 साल में कि क्या हुआ था। कोई हादसा, कभी ये कभी कुछ, फाइनली अब यह है कि जी कि जला दिया गया था फैक्ट्री को। क्या इंसाफ का हक नहीं है इस पर, जो लोग जो इस पर जो वहां पर जले थे उनके खानदानों का, या आम आदमी का भी कि पता चल सके वहां हुआ क्या था? नहीं, देखिए मेरी नज़र में तो बिल्कुल ये फेलियर ऑफ स्टेट कहूँगा मैं इसको, कि रियासत ने क्या कहा, क्या किया। आज देखें ना कि कल की तारीख़ में भी कराची शहर के अंदर एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था बर्मा के मुसलमानों के लिए, कि जो जुल्म मुसलमानों के साथ बर्मा के अंदर हो रहा है। तो क्या हमने ये आज तक इस बात को हम भूल गए कि कराची शहर के अंदर ये तो और भी ज़्यादा जुल्म था कि यहाँ पे आपके अपने शहर के अंदर बच्चों को, ख़वातीन को, नौजवानों को ज़िंदा जला दिया गया। हम जानते हैं ये किसने करा है, हमारी रियासत इस बात को जानती है, लेकिन नज़र यह आता है कि हर यहाँ पे शख्स जो है अपने ज़ाती मफाद के लिए, अपनी सियासी मफाद के लिए, अपने आगे की इक़्तिदार के लिए जो है एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है, एज़ अ पाकिस्तानी मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ इस बात पे, और मैं तो अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह कभी मुझे तौफीक दे कि मैं इंसाफ इन लोगों को दिलाऊँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ, सैफ़ान के इन माओं की और इन बहनों की, इनके वालिदैन की जो बदवाएँ इन लोगों को लगेंगी ना, ये सारी ज़िंदगी कामयाब नहीं हो सकेंगे, ना ही अपनी सियासत में कामयाब हो सकेंगे। ये ज़िंदगी में इनकी सारी ज़िंदगी इनका मुँह काला रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला दुनिया के अंदर भी देखेंगे, आखिरत के अंदर भी देखेंगे। लेकिन इनको इंसाफ दिलाना हम सब का हक़ है, हम सब की ज़िम्मेदारी है। इनको सख्त से सख्त सज़ाएँ मिलनी चाहिए, इनको बेनकाब करना चाहिए। जो कुछ हुआ देखें कि जो हमने सुना, देखें ना, ये कुछ ऐसी स्टोरीज हैं कि जो ऑटोमेटिकली जो है एक जगह के आगे खड़ी हो जाती है। नजर ये आता है कि पहले कहा गया हादसा है, फिर कहा गया कि ये हादसा नहीं था। जिस तरह मैंने कहा कि वो फर्स्ट फ्लोर पे तो शॉर्ट सर्किट हो ही नहीं सकता, वहां कुछ जला ही नहीं, धागा तक नहीं जला। फिर आग लगवाई गई फैक्ट्री में, मालिकान ने भी कहा। लेकिन ये वाली जो मामले, इसको सियासी रुख दे दिया गया। आपको लगता है क्या हुआ क्या आखिरकार? देखिए, कराची शहर के अंदर ये बात बहुत ही नॉर्मल थी, एक वाज़ेह बात थी कि हर फैक्ट्री वालों से भत्ते लिए जाते थे, उनसे पैसे डिमांड किए जाते थे। जिस तरह की स्टेटमेंट्स आई हैं डिफरेंट सियासी लीडर्स की तरफ से कि गवर्नर हाउस के अंदर बैठ के पूरा प्लान बनाया गया, उनसे 25 करोड़ मांगे जा रहे थे, फिर किसी ने कहा कि उनसे आधा मुनाफा मांगा जा रहा था। देखिए, ये तो जो मालिकान थे फैक्ट्री के, उन्होंने वाज़ेह बात कही है कि कराची की सियासी जमात, जिसमें MQM का नाम लिया है, कि जिन्होंने डिमांड किया हमसे पैसे। तो सवाल ये है कि आज तक कितने लोग इक्तिदार में रहे इस 5 साल के अंदर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले क्या किया, जिनकी सिंध के अंदर हुकूमत है। आज ये लोग सब साथ बैठे हुए हैं। मतलब हम तो यही कहेंगे ना कि आप साथ बैठे हैं। अगर उनको सजाएं नहीं मिली, रियासत ने एक अपनी जिम्मेदारी कितनी पूरी की, कितनी उन्होंने हेल्प करी उन सारे मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने में, उन लोगों को सजाएं दिलाने में। मैं तो कहूँ कि वो जिंदा भी क्यों हैं वो लोग, आज उनको क्यों नहीं फांसियाँ मिली हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे। दरवाजे बंद करके उनको आग लगाई गई। उस वक्त के दौर में जो भी इक़्तिदार में थे, वहाँ पे 45 मिनट लेट जो है वहाँ पे फायर ब्रिगेड की, हालांकि बहुत करीब फायर स्टेशन थे। ये देखिए, ये लूटमार का बाजार। एक चीज आप, क्योंकि हम क्या इस पूरे मामले के अंदर निगलेक्ट कर देते हैं कि जो फैक्ट्री के अंदर इंतजामात होने चाहिए। जब इस मामले को कह दिया गया कि सियासी जमात ने जला दिया, मुत्तहिदा कौमी उम्मत के कारकुनों ने जला दिया इसको, तो इसमें जो फैक्ट्री मालिकान की गफलत थी उसको हमने बिल्कुल निगेट तो नहीं कर दिया कि हाँ जी कि फैक्ट्री की कोई गलती नहीं थी, कि उनके पास दरवाजा नहीं था कि एग्जिट हो सकता, कि घुट के बहुत से लोग हलाक हो गए अंदर, या ढांचा गिर गया ऊपर से। देखिए, ये तो एक पूरा प्लान्ड क्राइम था ना, ये तो पूरा एक मर्डर था कि दरवाजे
बंद कर दिए गए, अलग अलग जगहों पे लड़कों को खड़ा कर दिया गया क्योंकि बाहर ना आए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई थी। हमें ये भी बताया गया था, यहाँ तक कि सफ़ेद रंग की बताया गया था कि एक बुलान गाड़ी थी जो कि आई जिसके अंदर वो पाउडर आया। तो देखें पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी तहकीकात हो जाती हैं। आपका वो पनामा का कितना बड़ा केस है जो सॉल्व हो गया, ये तो कोई रॉकेट साइंस थी नहीं, ये तो सीधी सीधी चीज़ें थी, लोग पकड़े गए। अब मसला ये नज़र ये आता है कि हमारे मुल्क में जो हुकूमतें हैं, जो सियासतदान हैं, वो अपने मुफाद के लिए, अपने आने वाले वक्त के लिए इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करें, उन लोगों को प्रोटेक्ट करें। तो क्या इन जमातों के बाद जिस सियासी जमात के लीडर ने पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया, आज आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लंदन में उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। MQM लंदन की बातें कर रहा हूँ, जिनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम आते हैं इस बल्दिया फैक्ट्री के। तो देखिए ये तो हाल है पाकिस्तान का, ये अलमिया है हमारा। तो जब तक हम अपनी सिमत को दुरुस्त नहीं करेंगे, ऐसे क्रिमिनल्स को सख्त से सख्त सजाएं ना मिलें, जब तक पाकिस्तान के अंदर बेहतरी नहीं आ सकती। अगर आप समझते हैं कि अगर एक सियासी जमात के 3 हिस्से हो गए, हर एक ने अपनी अपनी सिमत पकड़ लिए, देखें ये जो गुनाह आप कर चुके हैं इसकी माफ़ी नहीं है, इसका जवाब आपने कराची शहर को देना पड़ेगा। आप ये ना समझें कि आज आप पाक साफ होके और एक अलग सियासी जमात में आगे बैठ गए तो इसके जवाब बिल्कुल देने पड़ेंगे उन सारे लोगों को। सही बात है। और रहमान बोला के हवाले से एसोसिएशन PSP से है, ये बातें सामने आती हैं, PSP निगेट भी करती है। अभी हमने बयानात भी सुनवाए आपको अनीस कायम खानी साहब के, और प्रोग्राम में हमने कोशिश की थी कि PSP को शामिल किया जाए, लेकिन PSP ने या तो टॉपिक सुन के कोई हमें गेस्ट प्रोवाइड नहीं किया कि बल्दिया पे शायद वो बात करना नहीं चाहते, मना कर दिया कि हम इस पर बात नहीं करेंगे। ख्वाजा नवेद साहब आपसे पूछना चाहूंगा सर, क्या ये मामला क्योंकि सियासी हो गया इसलिए केस इतना पेचीदा हो गया? अगर इसको हादसे के तौर पर ही रखते तो शायद कुछ आगे, क्योंकि ये सियासी हो गया, फिर वो लोग आगे किसी और जमात में चले गए या पहले किसी और जमात में थे, तो हम इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा ही नहीं सके। क्या वजह ये है इसकी ख्वाजा नवेद साहब? सर जी, ये बड़े दुख की बात है कि अगर क्रिमिनल केसों को भी अगर सियासी तस्वुर किया जाने लगे तो ये माजी में भी ऐसा ही हुआ है, और जो क्रिमिनल्स थे उनको फिर जो है बाद में हुकूमतें भी दी गई और उनको ओथ भी दिलाए गए, और फिर वो सिर्फ वोटों के चक्कर में और असेंबलियों में मेजॉरिटियां लेने के चक्कर में उनके साथ साजबाज भी की गई, उनके साथ गुफ्तगू भी की गई। तो अगर ये सियासी इसको रंग देना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। ये एक 100% क्रिमिनल केस है जिसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन हुई है। पहले तो ये हुआ कि वो बेचारे जो इनोसेंट मालकान हैं, मैं वो उस मालिक को मिला था, वो यंग लड़का है, सफियान आपसे थोड़ी सी ज़्यादा होगी उम्र उसकी, MBBS किया उसने डॉ मेडिकल कॉलेज से, और फिर उनका फैमिली बिजनेस था, पता नहीं उसके साथ मिलके उन्होंने ये छोटी सी फैक्ट्री लगाई। और शाहिद बेहला जो जी वो 2 भाई थे, और एक उसमें MBBS है और दूसरा पता नहीं क्या था, वो मुझे मिले थे दोनों भाई। तो वो क्या है कि उन यंग लड़के हैं वो, तो उन्होंने ये एट देयर ओन शुरू किया काम, और एक लंदन में बैठा है कि हाँ उन्होंने यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे और सालों में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली और ये फैक्ट्री वगैरह बनाई। और इसके बाद ये जो इन्होंने 25 करोड़ रुपए उनसे भत्ता वत्ता मांगा, तो इतनी उनकी कैपेसिटी नहीं थी, वो खुद अभी बिगनर्स थे और यंग लड़के थे, इतने उनके पास पैसे थे ही नहीं। और उसके बाद पता नहीं अफवाहें हैं कि वो कहते थे कि हम 10 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हैं। मुझे तो जब वो मिले थे तो वो इतने खौफज़दा थे कि वो कोई बात ही मुंह से नहीं निकालते थे, और वो उस टाइम पे एक्यूज थे। अच्छा। उनको पकड़ के बंद कर दिया। वो जो भेला, क्या नाम बताया आपने, वो भाई बेचारे, मैं जेल जाता था केस ट्रायल चलाने के लिए, तो मुझे वहाँ वो भाई उनके दोनों मिलते थे, वो बेचारे जेल में बंद थे। तो वो उनको पहले उनको मुल्ज़म बनाए रखा, बाद में पता चला कि वो मुल्ज़म नहीं है, वो मजलूम है और मुल्ज़म कोई और थे। तो जब इन्वेस्टिगेशन ने पलटा खाया, कन्फेशनल स्टेटमेंट्स आए, अब वो पकड़ के बाहर मुल्क से बैंकॉक से शायद रहमान भोला को लेकर आए। तो फिर उसके बाद जब हर चीज़ इनके पास वाइट, ब्लैक एंड वाइट में आ गई है, मेरी समझ में नहीं आता कि अब देर काहे की है। और देखिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाए हैं, मैंने इतने कॉलम लिखे थे ये मिलिट्री कोर्ट्स बनवाने के लिए, और अल्लाह ने किया कि वो बन गए। लेकिन बनने के बाद बदकिस्मती ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स में केस ही नहीं भेजे जाते। अभी भी पता नहीं सुना है कि 250 केसों की पता नहीं कितने महीने से स्क्रूटनी हो रही है, फिर कभी वो वापस आ जाते हैं, कभी डॉक्यूमेंट्स कम होते हैं, कभी कुछ होता है। तो अभी तक मतलब वो इस केस को मिलिट्री कोर्ट में भेजे, 1 हफ्ते में फैसला आ जाएगा, साफ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जो है ये केस, तो यहाँ पर भी तो सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि 1 साल के अंदर इस केस को किया जाए, फिर चाहिए ना, उनको भी चाहिए। और आज भी एक खत बाकायदा ATC को गया सिंध हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म के इस केस को जल्द से जल्द निपटाया जाए।
सर मैं ख्वाजा साहब समझ नहीं, अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये जो शरीफ खानदान के केसेस हैं तो एक टाइम मुकर्रर किया गया कि 6 माह के अंदर हमें ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से रेफरेंस का फैसला, जो भी फैसला हो हक में या खिलाफ, हमें इस वक्त आना चाहिए। तो वहां तो मीडिया भी मॉनिटर कर रहे हैं उस 6 माह के अरसे को, और तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब भी मॉनिटर कर रहे हैं। तो सर यहाँ पे सिंध हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस साहब को चाहिए, तो यहाँ 1 साल दिया गया था ना, फिर 1 साल गुजर गया, कुछ भी नहीं, अब दोबारा अहकाम जारी किए गए। जी मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ भी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को चाहिए कि हाई कोर्ट का एक जज रख दें जो इसकी वीकली प्रोग्रेस ले, या MIT होते हैं हमारे पास, मेंबर इंस्पेक्शन टीम, ऐसा भी उसमें है खत्म गलबन। सर ये इतना बड़ा क्राइम है कि मैं कहूँ कि कोई और काम होना ही नहीं चाहिए पूरे शहर के अंदर, और कोई केस ना दिखे जाए। ये इतना इंपॉर्टेंट केस है कि जब तक इसको सेट नहीं करेंगे, एक स्टैंडर्ड सेट नहीं करेंगे, आगे आप कैसे जा सकते हैं। 200-250 लोगों को जिंदा जला दिया। बात की, यानी वो जो एक आम आदमी के दिल की बात होती है, ये कहते हैं सारे केस बंद कर दो, बस एक केस चला दो। अच्छा अभी आप ख्वाहिश देखें सर, नासिर शाह साहब बड़ी जायज ख्वाहिश है, वज़ीर इत्तलात भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी। नासिर शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। अभी आप खुद भी वहीं से आ रहे हैं जो जहां पर ये अली इंटरप्राइजेज जो जली हुई फैक्ट्री है उसके सामने एहतजाज हो रहा था, जो जिसमें लोग जमा थे यादगार के तौर पर भी, और एहतजाज भी कर रहे थे। तो वहां वो मुतालबात उनके क्या थे? हमने उनसे भी राब्ता किया कि सिंध हुकूमत ने जो वादे किए थे वो पूरे किए उनके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लेकिन ताई दुख वाला दिन है जो जिस दिन ये वाकया हुआ और इतने लोगों को जिंदा जला दिया गया, और जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, और उस पर जितना भी अफसोस किया जाए वो भी कम है। मैं बिल्कुल, सुबह भी प्रोग्राम था हमारा आर्ट्स काउंसिल में, वो ILO के भी लोग आए हुए थे, ये सब लोग भी थे। फिर अभी जहाँ पे वो फैक्ट्री है वहाँ पे भी उनका प्रोग्राम था ताज़ियती, मैं वहीं पे अभी वहाँ से निकला हूँ, मतलब कुछ अर्सा पहले रास्ते में ही हूँ, इसीलिए आपकी वो आई हुई है TSNG जी। हम आप ज्वाइन नहीं कर सकते, लेकिन असल में ये सवाल जो मेरा था कि उन्होंने उनके जो बयान अब तक हमने देखे हैं, आप इस बारे में बताएं, क्योंकि वो कहते हैं 3 लाख रुपए नवाज शरीफ साहब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म, तो उन्होंने वादा किया था कि वो देंगे, वो कहते हैं उनको नहीं मिले। और सिंध हुकूमत ने भी कुछ प्लॉट के वादे किए थे कि प्लॉट देंगे या कोई कंपनसेशन देंगे, जो पूरे नहीं हुए। ऐसा वादा आपने किया था कि प्लॉट वगैरह देंगे इन विक्टिम्स को, उनकी फैमिलीज को? जी बिल्कुल, अभी मेरे इल्म में आया है, उन्होंने बताया है कि इस तरह का वायदा किया था, और जब CM साहब थे साईं कायम अली शाह साहब, कि उनको प्लाट देने का और उनको नौकरियां देने का। अच्छा। और बाकी जो दीगर उनसे कहा था कंपनसेशन के लिए, वो सबने मिलकर दिया था, कोई 18 से 20 लाख रुपए के करीब था, वो सबको मिला था। लेकिन दीगर जो ऐलाना हुए थे मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से, वो भी उन पर अमल नहीं हुआ। फिर कुछ 1-2 और लोगों ने कहा था, उस पर भी अमल नहीं हुआ। बाकी सिंध गवर्नमेंट ने और जो दीगर वो था उस पर अमल हो चुका था। बाकी ये जो प्लॉट और उसका है उस पर इंशाल्लाह अभी अमल कराएंगे। जो 5 साल हो गए, आप कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि कायम अली शाह साहब के दौरे वादा हुआ था उनको प्लॉट और नौकरियों का, आज आपने दोबारा उनको वादा किया कि हम जल्दी पूरा कर देंगे इस चीज को, ये और अभी तक गफलत क्यों हुई? 5 साल तक इनको प्लॉट नहीं मिला, ये तो बड़ी अजीब सी सूरत है। नहीं, अजीब सूरत हाल नहीं है। शाह साहब ने कोशिश की और वो पूरा लिख के भेजा। असल इशू ये है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस चल रहे थे प्लॉट और इसकी अलॉटमेंट पर बैन लगा हुआ है। आज तक वो बैन है, किसी को इस तरह की जो भी है नहीं दिया जा सकता। उन्होंने पूरा केस तैयार किया हुआ है। जैसे ही अभी मुझे अंदाजा है कुछ अरसे में वो केस जो है उसमें हम लोगों को ये फेवर मिल जाएगी। जो इस तरह के स्पेसिफिक केसेस हैं, क्योंकि आपसे पूरी सुन लें मेरी बात। अच्छा फरमाइए सर। तो जो पीपल्स पार्टी ने वायदे किए उनके ऊपर पूरे मुकम्मल तौर पर अमल होगा। प्लाट में तो ये मसला था, और नौकरियों में आपको पता है कि वो जब इंटरव्यूज होते हैं और उस वजह से इसलिए कोशिश की गई है कि उन कुछ फैक्ट्रीज में या कुछ और जगह पे जहाँ पे भी वो आएंगे मेरिट पे जो भी होगा उसको एक बात और मुझे बता दें कि स्टेट की पॉलिसी क्या रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि ये भी एक तासुर है कि रहमान भोला जो है वो जब MQM में था, या जो ये जो फैसल सिद्दीकी और ये, तो अब ये PSP की शेल्टर में आ गए, तो इस वजह से भी रियासत ने जो है नरमी बरती इनके साथ कि इन्होंने ग्रुप अपने बदल लिए। तो
तो आपके, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बदल लिया, मेरा मतलब क्या ये आप भी महसूस करते हैं ऐसा तासुर है कि पीएसपी या कुछ इस एफिलिएशन की वजह से ये जो है रहमान भोला और ये फैसल सिद्दीकी वगैरह जो है इन पर इतनी गिरफ्त मजबूत नहीं हो सकी? देखें, गिरफ्त की बात तो ये है कि आपके सामने है कि बैरून मुल्क से भी इनको लाया गया जी। ये कानून की रिटी थी, केस ही था जिसके तहत उनको यहाँ से पकड़ के लाए थे। आपको पता है वो बैंकॉक या किसी मुल्क में था, रहमान भोला, वहां से उसको लाया गया। केस चल रहा है और मैं आपके तवसुत से, आपका नेटवर्क पूरी दुनिया में देखा जाता है, किसी को भी इसमें रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। कोई कितना भी बाइख्तियार क्यों ना हो, वो इससे बच नहीं सकेगा। एक तो इतने मजलूमों का खून है ये 260 का, और जिनको जिंदा जलाया गया, वो जो लोग भी इसमें मुलविस होंगे, मुझे पूरा यकीन है अल्लाह की जात पर कि वो भी इसी तरह जलेंगे और कानून किसी को भी नहीं बख्शेगा और सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर अपना जो रोल है वो अदा करेगी। वो लोग भी वैसे ही जलेंगे। खुर्रमशह जमान साहब, आर यू होपफुल के ऐसा होगा? 5 साल तो हो गए। नहीं सर, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं बिल्कुल मायूस हूँ इनकी हुकूमत से। और ठीक है, अच्छी बात है, आपकी हुकूमत ने पैसा दे दिया, प्लॉट दे दिया, सब कुछ दे दिया। अभी प्लॉट नहीं दे, अभी चले प्लॉट भी मिल जाएंगे, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सिंध हुकूमत ने क्या इकदाम उठाए। ये केस 5 साल हो गया है, आपकी क्या कोशिशें, आपने क्या मदद की है? देखें, हम जिम्मेदार हैं नासिर साहब, हम सब जवाब दें। हमने आखिरत में जाके अल्लाह को जवाब देना है। अगर आज हम इनकी मदद नहीं करेंगे, आज इस केस को हम रिजॉल्व नहीं करेंगे, कुछ पता नहीं, ये तो ऐसे कातिल हैं, ऐसे लोग हैं, ये तो हमें भी किसी दिन किसी कमरे में बंद करके ब्रेक का जा रहा है। मुझे इस ब्रेक के बाद आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वर्षा से भी राब्ता कर सकें। इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। यार, आपने जिंदा लोगों को, गरीब लोगों को जिंदा जला दिया सिर्फ पैसा लेने की बात। किस तरह इसको बैंकॉक में, और पहले दुबई भागा और बिल आखिर वो बैंकॉक में, किसी को नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था, किस तरह हमने थाईलैंड की हुकूमत के साथ मिलकर और की सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिलकर निशानदेही। अदालत रेड वारंट वारंट जारी करते अमार सिद्दीकी को वक्त आने पर अमार सिद्दीकी आकर अपने आप को अदालत में पेश करेगा और इंशाअल्लाह हम कानूनी और आईनी तौर पर हर तरीके से, इखलाकी तौर पर, मोराली तौर पर हम अमार सिद्दीकी को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं और उसकी कानूनी जंग लड़ना हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। हम बड़े अहम सवाल उठा रहे हैं। यकीनी तौर पर इस दिल में गम भी है और फिक्र भी है, क्योंकि ये जो पूरे 5 साल का अरसा रहा है, इस पर उन खानदानों पर क्या गुजरा होगा ये हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जिस पर गुजरती है उसको अंदाजा होता है। लेकिन हमने यहाँ पर सरकार यानी जो सिंध हुकूमत है उनसे सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि हमने जो वादा किया था उसमें कंपनसेशन थी, उसमें प्लॉट्स थे और उसके अंदर नौकरियां थी। वो कहते हैं प्लॉट्स कुछ कोर्ट के मामला थे जिसकी वजह से पूरे नहीं हुए, और नौकरियों का मामला वो कहते हैं ताहाल प्रोसेस में है। और आज नासिर शाह साहब कहते हैं वो खुद जाकर उन्होंने वादा किया कि वो उसको पूरा करेंगे। हम ये देखते हैं, लेकिन इससे बढ़कर जो इंसाफ है वो पूरा होता हुआ, यानी जो जिसके मुंतजर ये सारे खानदान हैं कि वो लोग जिन्होंने जो घिनौने जुर्म में मुलविस हैं, वो कोई भी हैं, वो चेहरे बेनकाब हो। क्योंकि ये हादसा नहीं है, ये खुद इन्वेस्टिगेशन में साबित हो चुका है। ये हादसा पहले 1 साल तक कहा गया, उसके बाद हमने देखा कि जीआईटी के बाद ये कहा गया कि ये हादसा नहीं था, ये आग अज खुद लगाई गई थी। मुतासिन की तरफ भी मैं बढ़ता हूँ। सईदा खातून साहिबा जो कि जिनके नौजवान इकलौते बेटे इसमें शहीद हुए जलकर। सईदा, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। आप तक हमारी सईदा खातून साहिबा। जी वालेकुम सलाम। सईदा साहब, आपके बेटे एजाज जिनको जो इसमें जलकर हलाक हुए, फिर उसके बाद आप बाकायदा मुतहरिक हो गई और आपने एक तंजीम भी बना ली इफेक्टिस की, तो आप लोगों का मुतालबा आज 5 साल पूरे होने पर क्या है और आपकी क्या यादें? और आज हुकूमत के कुछ अहदेदार भी गए आप लोगों के पास, क्या उन्होंने वादे किए, क्या नहीं किए? आप कितने मुतमईन है? क्या मुतमईन तो नहीं होंगे, लेकिन आगे के बारे में क्या सोचते हैं आप इस केस को लेकर? जी, आज 5 साल के बाद, 5 साल तो हमारी जद्दोजहद थी। हमें सब मिलकर 260 शहीद के लवाहिकीन सब मिलकर जद्दोजहद किया और इसके नतीजे में एक के यानी कि हमारी मुतालबा पूरी हुई थी। वो जर्मन हम गए थे और जर्मन की किस जो ब्रांड था जो कपड़े यहाँ से बना रहा था, वो उन्होंने पैसे देने के लिए, मुआवजा देने के लिए राजी हो गए और तकरीबन आपका ये मुआवजा 2016 को 52 करोड़ रुपए ILO
ये मुआवजा लेने के तहत में ILO अच्छा, आपकी आवाज सही तक आपकी कट रही है। आप ILO का बता रही हैं, आपको मुआवजा कितना रुपए महीने का मुआवजा मिलता है? महीने का यानी जो मंथली कुछ आपको एक सूरत में मिलता है, कितना रुपए महीना मिलता है? आपकी लाइन ड्रॉप हुई है, कोशिश करेंगे राब्ता दोबारा बहाल करें। खुर्शीद जमान साहब, ये जो पूरी सूरत हाल है और ये अभी जो मुतासिरीन है, आपने कहा था ये प्लॉट और ये सब चीजें, ये अहमियत नहीं है इस वक्त, इनकी क्या अहमियत है इस वक्त इन लोगों की होनी चाहिए? देखिए, मैं तो वही इंसानियत का सवाल करता हूँ कि इंसानियत की तरह, और मैं तहरीक इंसाफ की तरफ से आपको इस बात का यकीन दहानी दिलाता हूँ कि आने वाले जो सिंध असम्बली के इजलास होंगे उसके अंदर मैं ज़रूर एक करारदाद पेश करूँगा सिंध असम्बली के अंदर कि ये जो बल्दिया फैक्ट्री का केस है ये मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो है इसको ट्रांसफ़र किया जाए और वहाँ पे इस केस को शिफ्ट करके इसको जो ना जितना जल्द से जल्द हो सकता है इसको अपने मनतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। मेरे इल्म में कि वो तो हमने देखा है कि गया है मिलिट्री कोर्ट्स में, तो उसका क्या प्रोटोकॉल है, यानी SOP क्या है? क्या गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसको फॉरवर्ड कर सकती है केस को वफाकी हुकूमत? गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये स्क्रूटनी करती है और फिर स्क्रूटनी करके फिर उन केसों को आगे फॉरवर्ड करती है। अच्छा, तो अभी जो मैंने अखबार में चंद दिन पहले पढ़ा था, पहले तो वो स्क्रूटनी करने में इतना लंबा टाइम लगाते हैं, फिर वहाँ अभी इन्होंने कोई पता नहीं केसेस जो भेजे हैं तो उनके कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे या क्या था, वो सुना है, वो अखबार में लिखा था कि फिर वापस आ गए। अच्छा, अब एक्चुअल बात क्या है इसका पता नहीं है। तो स्क्रूटनी करके फिर ये आगे भेज देते हैं कि आप मिलिट्री कोर्ट, हाँ, जैसे चालान सबमिट होता है, जैसे उनको ट्रायल के लिए भेज देते हैं, फिर वो कॉग्निजेंस ले लेते हैं। सही। अच्छा सईदा, आप तक आवाज आ रही है? आपको क्या मंथली मुआवजा, यानी ILO की तरफ से जो जर्मन फर्म थी उसने कुछ पे किया था कंपनसेशन, तो क्या मंथली सूरत में, माहाना सूरत में वो मुआवजा मिलता है? किस तरह मुआवजा मिलता है वो? मुआवजा अभी तक तो ये यानी कि जो किसकी तरफ से मुआवजा आई है, अभी तक इनके तरफ से हमारे कोई फैसला नहीं हुआ है अभी तक नहीं हुआ। 2800 रुपए देना चाह रहे हैं और हम लेना नहीं चाह रहे। 2800 रुपए देना चाह रहे हैं? जी। अच्छा। जी, पेरिस को 2800 रुपए दे रहे हैं और गैर शादीशुदा बच्चे थे इससे अली एंटरप्राइज में शहीद हुए हैं 170 और 170 के खानदान पेरिस को देना चाह रहे हैं 2800 रुपए। तो हम आप लोगों के पास यही इंसाफ मांग रही हूँ कि आज ये महंगाई और महंगाई के दौर पे 2800 रुपए एक बंदे का नहीं होता है महीने के खर्च, और ये पूरा महीना नहीं। तो आप इस मामले को लेके कोर्ट में भी तो गए हैं गालिबन, आप लोग बाकायदा जर्मन फर्म को भी आपने सू किया हुआ है? अभी तक नहीं गई। अच्छा। अभी तक नहीं गई हूँ इस मामले को लेकर, क्योंकि अभी तक चल रहा है, अभी तक तय हो नहीं पाया है कि हमें वो कितना देंगी और क्या करेगी। लेकिन सईदा, इसके अलावा, मुआवजे के अलावा जो इस केस की जो प्रोसीडिंग्स हैं, यानी जो जिस तरह से ये केस चला है अभी तक, पहले कहा गया कि हादसा है, फिर कहा गया कि फैक्ट्री को जलाया गया और फिर उसके बाद रहमान भोला और फिर दीगर नाम आए, आप मुतमईन है ये केस एक तरह से सियासी केस बन चुका है? तो आप लोगों की नजर में क्या ये हादसा था, ये जलाई गई थी, और अगर सियासी केस है तो जिम्मेदार कौन है इसका? आप क्या समझती हैं इस बारे में? देखिए, ये हमारी भी राय, क्योंकि हम ये नहीं बोलते हैं कि क्योंकि हम वहाँ नौकरी जॉब तो हमारी नहीं थी, हमारा बेटा था और शहीद हो गया, और किसने जलाया, खुद आग लगी, ये हमें नहीं पता आग लगी या लगाई, कसूरवार दोनों है, क्योंकि वहाँ फैक्ट्री के अंदर कोई इंतजाम नहीं थे। फायर ब्रिगेड आई, फायर ब्रिगेड में पानी नहीं है, कोई ऐसा इंतजाम नहीं था, इसलिए हमारे बच्चे निकल नहीं पाए और जलकर वहीं लहूलुहान हो गए। मेरा सवाल एक और है, अगर किसी ने आग लगाई, कोई भट्टे का चक्कर है, अगर किसी ने किया है तो ये मालिकान जो बोला है इसको तो पहले से खबर होगी, तो फिर इन्होंने क्यों हमारे बच्चे को जलवा दिया? क्यों इन्होंने ऐसा किया? अच्छा। अपनी फैक्ट्री क्यों नहीं बंद किया? क्यों नहीं, यानी कि यहाँ पुलिस है, हुकूमतें हैं, क्यों ऐसा किया इन्होंने? जो इन्होंने नहीं दिया, ये बचकर निकल गए, ये भाग गए, ये पैसे वाले थे, इनकी पैसा थी, ये मालिकान थे, और हम मजदूर हैं, हम गरीब हैं, हम रास्ते पे आए हुए हैं, लेकिन इन्हें कोई खबर नहीं, इनकी कोई एहसास भी नहीं है। आज 5 साल। सही है, ये बड़ा अहम नुकता है सईदा, साथ ही रहेगा क्योंकि कानून, हमारे साथ कानूनी माहिरीन भी हैं ख्वाजा साहब, और ये जो बात कह रही है पहलू बड़ा अहम है। ये कह दिए कि अगर फैक्ट्री मालिकान को भत्ते के दबाव था 25 करोड़ रुपए का, तो उनके इल्म में था कि फैक्ट्री में आग लगने वाली है,
और वो इस हवाले से प्रिकॉशनरी तौर पर फैक्ट्री बंद कर देते, क्यों उन्होंने इनके बच्चों को, जैसे इनका बेटा इसमें शहीद हो गया जल के, इस तरह 260 माएँ और होंगी जिनके बच्चे जल के शहीद हो गए, तो उनकी इस जानों को खतरे में क्यों डाला जब मालिकान को इल्म में था? ख्वाजा नबी साहब देखिए, ये बात बिल्कुल बहुत दुख की है और एक माँ की बात है और उनके दिल की आवाज़ है। लेकिन अगर उन फैक्ट्री मालिकान को ये पता होता कि ये फैक्ट्री को आग लग जाएगी तो वो यकीनन जो है वो फैक्ट्री बंद कर देते। जो भत्ते मांगते हैं अमूमन वो सिर्फ मालिकान को कत्ल करने की धमकियां देते हैं कि तुम्हें मार देंगे, और मालिकान ऐसी सूरत में अंडरग्राउंड हो जाते हैं या दूसरे मुल्क में जाके बैठ जाते हैं या छुप जाते हैं। अब मुझे इस वाक़े में चूँकि पता नहीं है एक्चुअल बात क्या है कि मालिकान को खुद के कत्ल होने की धमकी मिली थी या उन्हें ये धमकी होगी, ये तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि फैक्ट्री को आग लगा दी जाएगी और 260, क्योंकि वो जो इलाका है वो वोट बैंक है अपना MQM का, और ये जो 260 बंदे इसमें शहीद हुए हैं, मुझे 100% यकीन है कि 260 में से कम 240 या 50 MQM के डाई हार्ड वर्कर होंगे। तो उनके अपने ही वर्करों को इस तरह से जिंदा जला देना, ये तसव्वुर करना, ये भी कोई बात समझ में नहीं आती। तो अब ये बात ये है कि इनकी वालदा जो सईदा बेगम साहिबा ने कहा, सईदा साहिबा आपके साथ और कितने वालिदैन इस पर थे? और दूसरी बात ये मुझे बताइएगा कि इस पूरी सूरत हाल में, क्योंकि जो अलमिया है 5 साल बाद, आप मुतमईन है कि जो दीगर बच्चे जा रहे हैं जो वालिदैन के फैक्ट्रियों में काम करने, क्या वो सेफ एंड सिक्योर है? यानी आप अपना बेटा तो आप खो चुकी हैं, आगे यानी आज जो आप देख रही हैं अहवाल आप फैक्ट्रीज का, जो आप खुद इसमें मुतहरिक हो चुकी हैं लेबर लीडर के तौर पर, आप उससे मुतमईन है जिस तरह इंतजामात है फैक्ट्रियों में, इंतजामी सूरत हाल है जो फैक्ट्री को आग लगने के हवाले से? नहीं है, बिल्कुल इंतजामात नहीं है, बिल्कुल इंतजामात नहीं है। आज 5 साल से मैं सीख रही हूँ रास्ते के ऊपर, बिल्कुल नहीं है। आपका 99% फैक्ट्रियों में इसी हालात है, ना वर्कर्स को पैसे मिलती है जो उसकी उज्जत है, ना वर्कर्स की काम की जगह हिफाजत होती है, ना वर्कर्स वहाँ पे उसके रजिस्टर में नाम होती है, ना वर्कर्स के कोई सोशल UBI की मिस्टेक होती है, कुछ नहीं होता है। जिस तरह मैंने आपने अली एंटरप्राइज का बताया, वहाँ भी नहीं थी। हमारे बच्चे बनने के बाद हमारी जो पेंशन मिल रही है इसके लिए वहाँ बंदे बैठे हुए थे और सारे नाम और सारे कुछ। लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये आग लगाई या लगाई गई, वहाँ इंतजाम था नहीं, और अब भी इंतजाम के लिए मैं सीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ। और सबसे हम इंसाफ मानते हैं कि कब तक हम रास्तों में भटकेंगे और कब तक इस मजदूर गरीब के लिए आवाज अपनी सही। आपने अभी 2800 जो कंपेंसेशन का कहा है, जो आप मना कर दिया। नासिर शाह साहब, आप हमारे साथ जो मुतासरीन है वो भी साथ मौजूद है, सईदा खातून, उनके बेटे इसमें जो है जलकर शहीद हुए, तो ये कहती हैं 2800 ILO हमें कंपनसेशन देता है। ये तो 2800 तो बिल्कुल भी ऐसी अमाउंट, नासिर शाह साहब, इन हालात में 2800 रुपए ना काफी क्या, बल्कि ये तो ऊंट के मुंह में जीरा। 2800 रुपए, ये नासिर शाह साहब इस पर सिंध हुकूमत क्या कर सकती है? देखिए, उनका जो है ये एक्स्ट्रा जो उन्होंने अप्रूव वहाँ पे किया है 54 करोड़ रुपए जी, और उनके लिहाज से जो उनके यूरोपियन कवानीन हैं उनके लिहाज से वो कह रहे हैं कि ये एक इस तरह का हो कि मुसलसल इनको मिलते रहें, और उनके और भी क्राइटेरिया मुख्तलिफ है जिसकी वजह से ही कुछ अरसा लग गया है कि इनको ये शुरू नहीं हो सका। जिसमें जो इनकी बात है हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि जिस तरह कह रहे हैं जो भी मुतासरीन हैं उनके लवाहिकीन हैं जो कि जिस तरह वो कहें वैसे किया जाए। तो आज भी उनकी ILO की जो कंट्री हेड है वो आई हुई थी, और ये मेरी बहन जो है ये भी साथ थी वहाँ पे। सैयदा खातून साहिबा, इन्होंने बहुत हिम्मत की है और उन्होंने बहुत ज्यादा बड़ी स्ट्रगल की है। तो उनके सामने भी बात हुई थी कि इसको एक्सपीडाइट किया जाए और जो हमारा कवानीन है पाकिस्तान के या माशरती तौर पर जो फैमिली लॉ है उसके तहत अमल किया जाए।
उनके कवानीन और इसमें थोड़ा इस वजह से ये इशू हुआ है। ठीक है सर। और जी तो उसमें हम लोग उनसे बात कर रहे हैं। ठीक है सर, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू। खुर्रम जमान साहब, ये जो एक सूरत हाल बड़ी हमने मुतासिर भी हैं हमारे साथ वालदा, और यकीनी तौर पर इनके साथ और 260 ऐसी फैमिलीज होंगी जिन पे ये वक्त गुजरा है। लेकिन खुर्रम जमान साहब, सियासी जमातें, मैं एक जनरल सवाल पूछ रहा हूँ पीटीआई से। सर, ये जो आप लोगों के पास लोग शामिल होते हैं अभी, जैसे यही हमाद सिद्दीकी, यही रहमान भोला, ये कल को फिर ड्राई क्लीन होके कहीं और चले जाते हैं, कहीं आप ही की जमात में ना आ जाए, किधर और ना चले जाएं, वो कहीं भी चले जाते हैं, तो ये कंसिडरेशन होती है कि इन पे इल्जाम साबित तो नहीं हुआ अभी, लेकिन इल्जाम कितने भारी भारी हैं? कुछ सोचता है सियासी जमात कि बस ऐसी जो आ रहा है आने तो आके वोट ही मिल जाएंगे, कुछ फायदा हो जाएगा? क्या होता है, क्या सोच होती है जमातों की? देखिए ना, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले फरमाया कि ज़्यादातर जो मैंने देखा है सियासत में, बहुत ज़्यादा मेरा तजुर्बा नहीं है, 4 साल के अंदर जो मैंने सियासत में देखा है कि हर सियासी जमात जो है अपना मुफाद देख रही होती है। इनको कोई गर्ज नहीं है कि मुल्क में लोग मरें जिएं, उनके क्या केसेस। आप देखें ना, आपके सामने बहुत सारी मिसालें हैं। 12 मई की मिसाल आपके सामने है, वकीलों को मार दिया गया था, वो मिसाल आपके सामने, वो केस आज तक जो है सॉल्व नहीं हो सका। इसके अलावा ऐसे भी बेशुमार और बहुत सारे केसेस हैं जो कत्लो गारत शहर में लगी रही है। सब ने अपनी आंखें बंद करी अपने ज़ाती मुफाद के लिए, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए। देखें, अगर MQM के ऊपर इल्ज़ाम थी, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा रही है बहुत साल। अब वो कहते हैं कि 3 हिस्से हो गए हैं। मेरा इस बात से कोई गर्ज नहीं है। मैं तो सिर्फ इस बात को जानता हूं कि जिन लोगों को जिंदा जलाया गया, जिन लोगों को शहर में मारा गया, उनको इंसाफ कब मिलेगा, कौन इंसाफ देगी? जो इंसाफ नहीं दिला सकेगा, मैं कहूंगा वो भी गुनाहगार है। जिसने गुनाह किया वो तो है ही साथ गुनाहगार। लिहाजा बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है रियासत की। अगर आप नाकाम हो गए हैं, आपने मान लिया कि आप ये काम नहीं कर सकते,